मेरा नाम विभोर है। मैंने अपना खुद का बिजनेस करने के लिए अपने दोस्त से 1 लाख रुपए लिए और मैंने अपना काम शुरू किया, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरा कारोबार डूब गया। कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त अपने रुपए मुझसे मांगने लगा, पर मेरे पास पैसे देने के लिए 1 रुपए भी नहीं थे। तो मेरे दोस्त ने जो कर्ज मुझे दिया था, उस कर्ज के बदले मेरी बीवी के साथ एक रात सोना चाहा। मैंने अपनी बीवी को किसी तरह से एक रात के लिए मना लिया और फिर मैं उसी के बराबर वाले कमरे में छुप गया। जैसे ही कुछ देर गुजरी तो मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी बीवी को पकड़ा तो मेरे माथे पर पसीने छूट गए, लेकिन आगे का मंजर जो था उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने अपने साथ 4 और मर्द। सब जानते हैं कि एक मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है, अपनी ही बीवी का सौदा करना, और मैं यह सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मेरे सामने मेरी बीवी लाल रंग की बनारसी साड़ी में बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। उसके हसीन खुले लंबे बाल, उसकी दूधिया रंगत और उसके हसीन नैन नक्श हमेशा ही मेरा चैन लूट लेते थे। मगर उसका आज का श्रृंगार किसी और के लिए था, और सितम यह था कि मैं यह सब जानता था। मैंने उसे खुद इस बात की इजाज़त दी थी। मैंने उसके हुस्न पर एक नज़र डाली और आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कैसी क़यामत गुजर रही थी, यह मुझसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता था। बाहर मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर मेरी बीवी के आने के इंतज़ार में था, ताकि वह उसे होटल के कमरे तक पहुंचाता। आज की रात शायद मुझ पर किसी क़यामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मुझे सारे कर्जों से आज़ादी दिला सकता था। लेकिन आज की यह रात तो काटे नहीं कट रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मेरी बेचैनी का यह आलम था कि लग रहा था कि सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस अपनी बीवी का हसीन चेहरा था। मुझे अपने दोस्त की शरारत भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में अपनी बीवी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उस कमरे में उसकी बेबसी से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी सांस पूरी तरह से फूल रही थी। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि फट जाएगा। मेरे होश खो चुके थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ बर्दाश्त करता। इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया और अब मेरा रुख सीधा होटल की तरफ था, जहाँ पर मेरी बीवी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के कमरे तक जा रहा था, मेरे दिल की हालात और भी बदतर होती चली जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे कोई खून उतर रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि अपने दोस्त का कत्ल ही कर डालूं। कर्जबंद तो मैं पहले से ही था और कातिल भी बन जाता, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पर पहुंचा, सामने रिसेप्शन को दोस्त का नाम बताया और यह पूछा कि वह किस रूम नंबर में है। तो वह अजीब सी मुस्कुराहट सजाए कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक करवाया है और यह भी कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरे दोस्त का ड्राइवर कुछ एडवांस पैसे मुझे देकर गया था। मैंने कहा कि मुझे उसी रूम के बराबर वाला कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी उस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी कि शायद शब्द ही नहीं थी कि मैं अपने दर्द को बयान कर सकता। कमरे की चाबी मेरे सामने थी और मैं उसी कमरे के बराबर वाले कमरे में चला गया। दोनों कमरों की गैलरी अलग अलग थी, बस बीच में दीवार थी जिसे फांदना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैंने बड़े धीरे से दीवार से छलांग मारी और अपने दोस्त के स्पेशल रूम के कमरे की गैलरी में पहुंच गया। उस वक्त मेरी जेब में तेजधार चाकू था और यह इरादा कर चुका था कि मैं उससे बदला लूँगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर मेरा बेशक जो मर्जी अंजाम हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने जरा सा गैलरी का शीशे का दरवाज़ा खोलकर पर्दा हटाकर कमरे के अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से चाकू ज़मीन पर गिर गया। मेरे हाथ पूरी तरह से कँपकपा रहे थे। मेरे वजूद पर जैसे क़यामत गिरी थी, क्योंकि मेरे दोस्त और मेरी बीवी की बात सुनकर मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरे सामने रखी गोल मेज पर अलग अलग प्रकार के डिश मौजूद थे। मेरा दोस्त बैठा मुझे एकटक देखे जा रहा था। कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात का। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता हूँ। शायद उसके लिए यह सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था। इतना कर्जबंद था कि अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात सुन रहा था जो कि मर्द के गैरत पर गहरी चोट होती है। मेरे दोस्त ने जब मुझे चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खाओ, इसके पैसे नहीं लूँगा। यह कहकर वह मुस्कुराया था।
कहने लगा, तुम ज़्यादा ही इस चीज़ को सोच रहे हो। हालांकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ तो एक आम सी बात है, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर अपनी पत्नियों को खुद होटल के कमरों में भेजते हैं। करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट पर एक रात में साइन हो जाता है। तुम भी मालामाल हो जाओगे। मैं दोनों हाथ की मुट्ठियों को जोर से बांधकर नजरें झुकाए कैसे उसकी बकवास सुन रहा था, यह मैं ही जानता हूँ। बेबसी और गुर्बत भी इंसान को ना जाने कैसे कैसे समाज के रंग दिखाती है। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े चाव और मज़े से पिज्ज़ा खा रहा था, लेकिन मैं यूं था कि जैसे यह जान हलक में ले बैठा हूँ। मुझे याद आने लगा कि मैं बड़े घमंड से कभी यह भी कहता था कि जिस मर्द में गैरत नहीं होती उसे मर्द कहलाने का हक ही नहीं है। और आज मैं जो कुछ भी अपनी बीवी के लिए सुन रहा था वह मेरे लिए मौत के बराबर था। आपने बहुत सी ऐसी औरतें देखी होगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरे के सामने बेच देती है, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी की खातिर अपनी बीवी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी वह बीवी जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, आज तक मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। छूना तो बहुत दूर की बात, उसे किसी ने देखा तक नहीं था। मुझे याद आने लगा जब भी हमें शादी पर जाना होता तो वानी जब दुपट्टा से घूंघट करती तो मैं उससे कहता कि तुम भी क्या हर वक्त खुद को लपेटे रखती हो। शादी पर सब औरतें तैयार होकर आएगी, ज़्यादातर सब मेकअप से ही खूबसूरत लगती है। तुम तो वैसे ही बेहद हसीन हो। मेरा भी जी चाहता है कि तुम भी तैयार होकर जाओ ताकि सब औरतें तुम्हें भी देखती रह जाए और कहे कि विभोर की बीबी कितनी खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वह मेरे गले में बाहें डालकर बड़ी मोहब्बत से कहने लगती, मेरा हुस्न तो सिर्फ आपके लिए खास है विभोर, मैं ऐसे लोगों को दिखाकर आम क्यों करूं? मेरा तो जी चाहता है मुझे आपके अलावा कोई आंख उठाकर भी ना देखे। वानी की बात जैसे अभी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखों से डर के आंसू निकलने लगे थे। मैं अपनी ऐसी पाकीज़ा बीवी का सौदा करने जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे यह सब स्वीकार नहीं है। मेरे दिल की आवाज़ जुबान पर आई थी। पिज्ज़ा जो मेरे मुंह के करीब था हाथ में ही रह गया। मेरा दोस्त एक पल मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, लाओ निकालो मेरे 1 लाख रुपए। अपने दोस्त की बेरहमी देखकर मेरी आंखों में जमा आंसू सीधा मेरे गालों पर गिर गया था। हालांकि मैं कोई कमज़ोर मर्द हरगिज ना था, बहुत मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अपने दोस्त से कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक मुट्ठी एक रात में नहीं कर सकता हूँ। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर पैसों का इंतजाम कर दो। मैं वहाँ से उठकर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम सर्द था, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास इस कदर शिद्दत से हो रहा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैं जाने कैसे अपने घर पहुंचा था। रात का 12 बज गया था। मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो फौरन से वानी की आवाज़ सुन मैंने कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसने फौरन से दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं कितनी घबरा रही थी, कहाँ थे आप? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से भारी भारी कदमों से अपने कमरे में जाने लगा तो वानी मेरे पास आ गई और कहने लगी, विभोर, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। वह कहने लगी कि विभोर, मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं। मैंने नहीं में सर हिला दिया और कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ। बेशक वहाँ खाने के लिए सब मौजूद था, लेकिन मेरी भूख तो दोस्त की बात सुनकर ही मिट चुकी थी। वानी मेरे पास आ गई थी, मेरा चेहरा देखने लगी और कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो विभोर? मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है और मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। उठो, मिलकर खाना खाते हैं। वानी की यही तो बात थी कि वह मेरी आंखों में झांककर मेरे दिल की हालात को बता देती थी। शायद पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल वह खाना गर्म करके ले आई थी। खाना क्या था, बस खाने के नाम पर सिर्फ हरी मिर्च और धनिया पत्ती की चटनी थी और सूखी रोटियां। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी अपनी वफादार बीवी पर, जिसने हर तंगी में मेरा साथ बड़े सब्र से और खामोशी से गुजारी थी। उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया था,
कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैं वानी का चेहरा देख रहा था, उसका वह हुस्न जो सिर्फ मुझ तक सीमित था। जब वानी ने मुझे खामोश बैठे देखा तो निवाला बनाकर मेरे मुंह के पास ले आई और कहने लगी, खाना खाइए और सारी फिक्र भूल जाइए। मैंने उसके हाथ से निवाला लिया था, खाना उसी ने मुझे खिलाया था। फिर मुझसे पूछने लगी कि बताइए क्या कहा आपके दोस्त ने, वह आपकी मदद करेगा कि नहीं। मैं अपने दोस्त के पास जाने से पहले वानी से कहकर गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है। वह कह रहा था कि मेरी मदद करेगा, तुम प्रार्थना करना कि बात बन जाए। लेकिन जो शर्त मेरे दोस्त ने रखी थी वह मैं पूरी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा नहीं, वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। यह सुनकर वानी का चेहरा मुरझा गया, लेकिन फिर भी वह मुझे तसल्ली दे रही थी कि आप फिक्र ना करो। मैंने कहा कि वह कल ही मुझसे पैसे मांग रहा है, लेकिन मैं कहाँ से दूँ। मैंने उसका हाथ थामकर बेबसी से कहा। वह कहने लगी, उसे कुछ वक्त लो, मेरे पास जो कुछ था विभोर वह मैं सब दे चुकी हूँ, अब तो मेरे पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ाया था। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी। वो कह रहा था जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसे और क्या चाहिए। तुम तो अपनी बीवी से इतना तो कर सकते हो कि तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और मालामाल भी हो जाओगे। मुझे अपने दोस्त के मुंह से यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि तुम होश में तो हो, तुम कह क्या रहे हो। वह कहने लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने कहा मेरी बीवी को तुमने कहाँ देखा। और इस बात पर वह कमीनीगिरी से हंसने लगा। कहने लगा, चाहने वाले तो कयामत की नज़र रखते हैं, सामने वाली औरत 7 पर्दों में ही क्यों ना हो। तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। मैंने तुम्हारी बीवी को कहाँ देखा था, कैसे देखा था, इस बात को छोड़ो। बस मुझे बताओ, अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो मैं आगे पार्टी से बात कर लेता हूँ। चंद रातें तुम्हारी बीवी की मेरी मर्जी के मुताबिक गुजरेगी और तुम्हारा कर्जा खत्म। जैसे जैसे तुम्हारी बीवी का हुस्न मेरे काम आएगा मैं तुम्हें भी मालामाल करता चला जाऊंगा। वह किस कदर बेशर्म और कमीना इंसान था। अगर मैं कर्जबंद ना होता तो यकीनन उसका गिरेबान पकड़कर उसे मार मार कर लहूलुहान कर चुका होता। कम वक्त कर्जदार भी लोगों की नज़र में 2 टके की औकात नहीं रखती, इसलिए जिसका जो दिल चाहता है वह कह देता है। रात को यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी, लेकिन सुबह मेन गेट पर किसी ने बुरी तरह से हमारा दरवाज़ा बजाया था। मैं और वानी एकदम से उठ बैठे थे। मैं फौरन से कमरे से बाहर निकला और गेट का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिसर और हवलदार भी थे। वह मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसका दिवालिया निकल गया है। इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं इसे मोहलत दूं, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि वह ऑफिसर मुझे हथकड़ी पहनाता, वानी शायद गेट की आड़ से मुझे देख रही थी। वो कहने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति को मत पकड़ कर ले जाओ, यह बेईमान नहीं है, बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। यह सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी है, लेकिन आपके पति को यह मंजूरी नहीं है। फिर कहने लगा कि यह तो पैसे चुकाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा, इसके पास कुछ नहीं है कि मैं इसे वक्त दूं। आप अपनी बात करो कि मेरा कर्ज उतारोगी। वानी कहने लगी कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ, मैं हर महीने आपको जितनी भी रकम हो सकेगा दूंगी। यह बात सुनकर मेरे दोस्त ने अपना माथा चढ़ाया और कहने लगा, 1 लाख रुपए देने हैं, 1000 नहीं। फिर इंस्पेक्टर से कहने लगा कि जाओ इसे जेल में बंद कर दो। यह सुनना था कि मेरी बीवी दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए बाहर आ गई। मेरे दोस्त के सामने मिन्नतें करने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति को गिरफ्तार मत करो। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है, अगर आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। वानी मुझसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं इसकी शर्त मान लेते। मैंने कहा कि मैं वो शर्त नहीं मान सकता। तुम्हें मालूम नहीं है वानी, तुम अंदर जाओ, मैंने सख्त अंदाज में कहा था। लेकिन वानी से शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मेरे दोस्त से कहने लगी, ठाकुर साहब, मैं विभोर को मना लूँगी।
वह आपकी हर शर्त पूरी कर देंगे। भगवान के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन मत लेकर जाइए। मेरे दोस्त ने पुलिस वालों को इशारा किया तो वह वापस अपनी जीप में बैठकर चले गए। मेरा दोस्त कहने लगा कि अंदर चलकर बात कर लेते हैं। वह मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे मैं और वानी घर में दाखिल हो गए। लेकिन इस बार मेरा दोस्त वानी से कहने लगा कि मैंने तो पहले भी विभोर से कहा था कि बीच का रास्ता जो है उसे मान जाओ, तुम्हारी सारे कर्जे उतर जाएंगे। क्योंकि मैं पैसों के मामले में बहुत ही घटिया किस्म का इंसान हूँ, अपना नुकसान नहीं कर सकता हूँ। वह बड़ी नीचता से अपनी आदत को जाहिर कर रहा था। वानी कहने लगी, आप बताइए विभोर को क्या करना होगा। मेरा दोस्त हंसते हुए वानी को बहुत ही गिरी नज़रों से सर से पांव तक देख रहा था। मुझे लगा कि जैसे मेरी रगों में खून की बजाय आग दौड़ने लगी हो। मैं बड़ी मुश्किल से सब्र कर रहा था। फिर वह कहने लगा कि आपको बताया नहीं विभोर ने कि मैंने क्या शर्त बताई थी। वानी ने नहीं में सर हिला दिया। अभी उसका चेहरा छुपा हुआ था। मेरा दोस्त कहने लगा कि देखो, अगर आप चाहती हैं कि इसका कर्ज माफ़ हो जाए तो मैं इसे एक अच्छी सी रकम कारोबार के लिए भी दे दूंगा। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। यह कहते हुए वानी के करीब होने लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया और अपने दोस्त को एक हाथ से पीछे किया और सख्त अंदाज में उससे कहा कि मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम जाओ यहाँ से और जो कर सकते हो कर लो। मुझे पुलिस से पकड़वा दो या फिर फांसी चढ़ा दो। मेरी बात सुनकर वानी रोने लगी और कहने लगी, विभोर, आप हैं तो मैं हूँ। मुझे पूछ तो लेने दो कि इनको क्या काम है। मैंने कहा कि तुम नहीं जानती हो इस आदमी को। जो यह कह रहा है वह काम मैं तुमसे कभी भी नहीं करवा सकता। वानी कहने लगी कि वह भी मजबूर है। मैं आपको कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती हूँ। यही सब अभी हो ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने वानी को अपनी शर्त बताया। तो वानी कुछ पल तो फटी फटी आंखों से मेरे दोस्त को देखने लगी। उसके बाद एक नज़र मुझ पर डाली तो मैं यूं था कि ज़मीन में गिर चुका हूँ। मैंने फ़ौरन से अपनी नज़रें नीची कर ली थी। वानी उसके बाद वहाँ नहीं रुकी, फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। मेरा दोस्त कहने लगा कि अगर तुम्हारी बीवी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना फिर मैं पुलिस को ले आऊँगा। यह कहकर घर से बाहर चला गया। मैं कमरे में नहीं गया था, किस मुंह से जाता। वानी 2-3 घंटे तक कमरे से बाहर नहीं आई। 3 घंटे बाद वह कमरे से बाहर आई और आंखें उसकी रो रो कर सूजी हुई थी। वह आते ही मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, आप अपने दोस्त को हाँ कर दो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। मुझे वानी से इस जवाब की हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, नहीं वानी, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझसे यह इम्तिहान मत लो जो मैं नहीं कर सकता हूँ। वह कहने लगी, मैं आपको जेल में नहीं देख सकती हूँ। और आप क्या समझते हैं कि अगर आप जेल में बंद हो गए तो मेरे साथ क्या होगा। मैं अकेले घर पर वैसे भी असुरक्षित ही रहूँगी। वानी बिल्कुल सही कह रही थी। अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई भी उसके साथ कुछ भी कर जाता। वह कैसे अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन फिर भी इस बात पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं कैसे अपने सामने अपनी बीवी को एक पाप के दलदल में धकेल देता और दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। हालात को मद्देनज़र मैंने अपनी गैरत को थपथपाकर सुला दिया था और वह एक मर्द के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, मुझे उसकी शर्त मंजूर है। और यह सुनकर उसकी आवाज़ चहक उठी थी। कहने लगा, तुमने वक्त रहते बड़ा अक्लमंदी का फैसला किया है। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के हाथ एक जोड़ा कपड़ा मेरी बीवी के लिए भेजा था, जो उसे पहनकर उसी के ड्राइवर के साथ किसी होटल के कमरे में जाना था। मैंने अपना रुख बदल दिया। वानी के जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया था, इसलिए मैं भागता हुआ होटल पहुंचा था। कुछ पैसे मेरे दोस्त ने एडवांस में मुझे अपने ड्राइवर के हाथ भेजे थे। मैंने उसके बराबर वाला कमरा लिया और उसकी गैलरी में कूदकर जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी मेरे दोस्त की बाहों में हंस रही थी और बातें कर रही थी। वह कहने लगी, मैं तो समझी थी कि कभी दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि विभोर बहुत ही गैरतमंद किस्म का इंसान है। इसलिए मुझे समझदार और अच्छी बीवी होने का ड्रामा करना पड़ा।
ताकि उसे मुझ पर शक ना हो पाए। मेरा दोस्त कहने लगा, देख लो मेरी अक्ल का कमाल, उसका सारा पैसा भी हथिया लिया और बीबी भी। मेरा दोस्त मेरी बीबी के बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला। वह बेवकूफ़ समझता था कि उसे नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद आने लगा कि मेरा दोस्त मेरे साथ पार्टनरशिप पर काम करने आया था, तो मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। फैक्ट्री उसकी थी, लेकिन पैसा मैंने लगाया था। हमने लाखों का कपड़ा खरीदकर फैक्ट्री के गोदाम में रखवाया था, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों के गारमेंट्स को तैयार करके मुनाफा कमाएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, लेकिन एक रात मैं सो रहा था तो उसका फ़ोन आया। वह कहने लगा, विभोर, फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है, जल्दी से जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग की लपेट में था। फायरमैन आग बुझा रही थी। मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि सारा माल जलकर राख का ढेर बन गया है। तुम्हारा तो दिवालिया ही निकल गया है। सारा माल तुम्हारे पैसों का था, तुम तो सड़क पर आ गए। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेहोश होकर गिर गया। मेरे सीने में दर्द उठा था। मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। मुझसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मुझे होश आया और मेरी तबीयत संभली तो वानी मेरे साथ बैठी रो रही थी। वह कहने लगी, आपके हॉस्पिटल का बिल मैंने अपना जेवर बेचकर दिया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं भी कुछ संभलता ही कि मेरा दोस्त मेरे घर मुझसे मिलने आ गया। वह कहने लगा, जो माल जला है उसमें तुम्हारे माल के अलावा 1 लाख का माल हमने उधार भी उठाया था, ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सके, और वह माल भी आग की नज़र हो चुका है और अब वह आदमी पैसों का तगादा कर रहा है। मैंने कहा, मैं कहाँ से इतनी सारी रकम लाऊंगा? वह कहने लगा, तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि यह नुकसान तुम्हारा है। मेरा दोस्त और मेरी बीवी मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे, क्योंकि अब वह कबूल कर रहा था कि गोदाम में आग लगने से पहले माल निकल चुका था। जो जला था वह बेकार और ख़राब माल था, और यह सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था, ताकि मेरे सामने मेरी बीवी के साथ रंगरलियां मना सके। उस वक्त मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने उसकी वीडियो बना ली और फिर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। मैंने सारी बातें पुलिस को बता दी और वीडियो दिखा दिया। मैंने अपने दोस्त और बीवी दोनों की शक्ल भी नहीं देखा और अपनी बीवी से हमेशा के लिए अलग हो गया।